नमस्कार दोस्तों, उड़ान एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। पहली इन्फॉर्मेशन सीजीपीएससी प्री को लेकर। ध्यान रखें कि जो लोग सीजीपीएससी 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं इसी फरवरी में, अगर उनको लगता है कि उनके पास समय बहुत कम है, तो उड़ान एकेडमी आपके लिए एक नई बैच, टारगेटेड बैच लेकर आपके सामने आया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये टारगेट बैच जो है वो 4.5-5 महीने की होगी और ये स्टार्ट की जा रही है 19 सितंबर 2024 से सिटी प्लाजा ब्रांच में। समय होगा 5:30 से 8:30 और ध्यान रखें ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे और साथ में रिकॉर्डेड मोड पे भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। उड़ान एकेडमी के विषय विशेषज्ञों द्वारा ये बैच चलाई जाएगी और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि भले ही यहाँ पे समय 3 घंटे का दिया गया है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो 4:30 से 8:30 भी आपको पढ़ाई जाएगी। किसी भी सूरत में इस 4.5-5 महीने की अवधि में आपको बैच कंप्लीट करवाई जाएगी। ऐसी बैच कंप्लीट करवाई जाएगी कि इस बार का सीजीपीएससी प्री आप आसानी से निकाल सकेंगे। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या उड़ान एकेडमी के मेन ब्रांच में आकर या सिटी प्लाजा ब्रांच में आकर आप संपर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बैच स्टार्ट की जा रही है 23 सितंबर से सीजी व्यापम को लेकर। सीजी व्यापम को लेकर यह भी टारगेटेड बैच होगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती, आबकारी आरक्षक, आरआई पटवारी, पुलिस आरक्षक और अन्य जो व्यापम के एग्जाम होते हैं उन सब के लिए फायदेमंद होगी। 23 सितंबर, समय याद रखेगा, टाइम याद रखेगा, 23 सितंबर समय होगा 7:30 से 10:30 का और ये हेड ऑफिस में 23 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी। ये आपका रायपुर हेड ऑफिस में 23 सितंबर से स्टार्ट की जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा क्लासेस ली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उड़ान एकेडमी के मेन ब्रांच या सिटी प्लाजा ब्रांच में आप आके संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। यहाँ पर पूछा यह जा रहा है कि हिमालय के न होने पर क्या क्या होता। पहला, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली या तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे भारत में आ जाती और हमारे भारत में शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल ये सही है। इसके अलावा सिंध या सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। याद रखिएगा, हिमालय के दक्षिण में ये जो गंगा का मैदान या फिर सिंधु का जो मैदान बना है, ये हिमालय की नदियों द्वारा बहाकर लाए हुए अवसादों की वजह से बना हुआ है। अगर ये हिमालय नहीं होता तो वो अवसाद नहीं आते और जो मैदान इतना विस्तृत है, वो इतना विस्तृत ये जलोढ़ मृदा से जो विस्तृत जो जलोढ़ मृदा है उससे क्या रहता, वंचित रहता। तो जो सिंधु गंगा का मैदान इतना विस्तृत है वो हिमालय के ना होने पर इतना विस्तृत नहीं होता। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। याद रखिएगा, ये हिमालय ही है जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को क्या करके रखती है, रोक कर रखती है और सारी वर्षा भारतीय उपमहाद्वीप में करवाती है। ये हिमालय नहीं होता तो मानसून की उत्पत्ति शायद होती भी, लेकिन उसका जो पैटर्न है, जो उसका प्रतिरूप है, वो वैसा नहीं होता जैसे वर्तमान में जिसका प्रतिरूप है वैसा है। तो मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो ये भी आपके स्टेटमेंट सही है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगर निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला, महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर हमको जमाना है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, यहां पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 4 पर्वतों में बांटा गया। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को गुजरात में राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। राजपीपला पश्चिमी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा यहां पर जो मध्य प्रदेश का ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश फैली हुई है और मध्य प्रदेश में भी इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है सतपुड़ा, मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है महादेव और पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है मैकल। ध्यान रखें, ये राजपीपला की पहाड़ी, सतपुड़ा की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकल की पहाड़ी, ये सभी के सभी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पार्ट है। यहां पर महादेव, चूंकि ये पहाड़ियां से ऊपर की तरफ गई हुई है, इसलिए महादेव आपका ऊपर होगा सतपुड़ा से।
तो ऊपर की ओर महादेव की पहाड़ी, उसके नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी और सह्याद्री। सह्याद्री किसको कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहते हैं, जो ये है। तो सबसे पहले आएगा महादेव, दूसरे नंबर पे आएगा सतपुड़ा और तीसरे नंबर पे आएगा सह्याद्री। यानी कि पहला तीसरा दूसरा, पहला तीसरा दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम सही तो पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद नहीं को नहीं पढ़ पाते। तो सही नहीं है पूछ रहा है। पहला, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो बढ़ती है। याद रखिए कि पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया। एक है आपका उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और ये हो गया आपका दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की औसत ऊंचाई जो है वो 700 या 600 से 700 मीटर है। मध्य सह्याद्री की औसत ऊंचाई जो है वो 1200 से लेकर 1250 मीटर है और दक्षिण सह्याद्री की औसत ऊंचाई जो है वो 1500 मीटर है। इस हिसाब से आप देख पा रहे हैं दक्षिण की ओर जाने पर ऊंचाई बढ़ रही है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है, तो उत्तरी क्षेत्र में नहीं बल्कि दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और आपसे पूछा ही जा रहा था कि कौन सा सही नहीं है, तो पहले में मिल गया कि पहला सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। अब चूंकि पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है वो सबसे ऊंचा है, तो ऊंची चोटी भी हमें यही मिलेगी। तो दक्षिणी सह्याद्री में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। याद रखिए 2695 मीटर की ऊंचाई है। और ये अनाईमुड़ी कौन सी पहाड़ी पर है? तो याद रखिएगा अन्नामलाई की पहाड़ी पर। अन्नामलाई की पहाड़ी में, दक्षिण सह्याद्री की अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अगला, तापी नदी या ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा की अगर हम बात करें तो विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो बिल्कुल सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो ये स्टेटमेंट सही है। चलिए चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटी में बहती है। याद रखिएगा, ये हो गया रिफ्ट वैली और एक होता है आपका रैंप वैली। ध्यान दीजिएगा, दोनों को भ्रंश घाटी कहते हैं। रैंप वैली जो है वो असम में कौन सी घाटी है? तो बता दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी। ये जो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी है वो रैंप वैली का उदाहरण है। और नर्मदा ताप्ती नदी जिस घाटी में बहती है उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। इनके बनने का फॉर्मेशन अलग अलग तरीकों से होता है, कभी मौका मिलेगा तो बाद में बात करेंगे। तो रिफ्ट घाटी जिसको बोलते हैं वो नर्मदा और ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। और ये रिफ्ट घाटियां कब बनती हैं? जब फोर्स कौन सा रहता है? कंप्रेसिव फोर्स। जब फोर्स कौन सा होता है? कंप्रेसिव फोर्स होता है। तो रिफ्ट वैली और रैंप वैली कब बनती है? जब फोर्स ऑफ क्या करता है? टेंशन। जब फोर्स ऑफ टेंशन होती है तो कौन सा घाटी बनती है? तो रैंप घाटी बनती है। यानी तनाव बल की वजह से रैंप वैली और संपीड़न बल की वजह से कौन सी घाटी बनती है? तो बता दीजिएगा, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। इनके फॉर्मेशन पे कभी बाद में बात करेंगे। तो नर्मदा और ताप्ती नदी पुरानी रिफ्ट घाटी में बहती है, तो ये भी सही है। तो यहां पे गलत क्या हुआ? तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि सही जवाब हो गया आपका पहला, ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेवराय पहाड़ियां कहां अवस्थित है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल और चौथा तमिलनाडु। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ी स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करें। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय दर्रों की अवस्थिति से संबंध युग्मों पर विचार करिए। यहां पर देखिए, बुर्जिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लगा हुआ है, तो यहां पर अगर लद्दाख ऑप्शन भी रख ले तो भी सही होगा। तो बुर्जिला दर्रा आपका कहां पर पड़ता है? बेसिकली लद्दाख। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको लद्दाख दिखाएगा, लद्दाख सही जवाब है इसका। कश्मीर एक्चुअली हटा दीजिए, लद्दाख रखिएगा। लिपुलेख दर्रा जो है वो कहां पर है? उत्तराखंड, ये भी सही है आपका। माना दर्रे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में है, तुजू दर्रा सिक्किम में नहीं है, ये कहां पर है? तो बताइएगा, मणिपुर में है।
उसके बाद झेलेपला दर्रे की बात करें तो ये सिक्किम में। उपयुक्त में से सही युग्म का चुनाव दिए गए कोड से कीजिए। तो पहला सही है, दूसरा सही है और पांचवा सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है। याद रखिएगा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मध्य हिमालय का जम्मू कश्मीर में, मध्य हिमालय का जम्मू कश्मीर में जो पर्वत श्रृंखला है उसको बोलते हैं पीर पंजाल। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मध्य हिमालय कहीं दिया नहीं हुआ है, एक शिवालिक दिया हुआ है, एक पार हिमालय जिसको आप क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं, तो ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद केंद्रवर्ती हिमालय जिसको आप क्या बोलते हैं, महान हिमालय कहते हैं, महान हिमालय। अब ये जो निम्न हिमालय इसको कहते हैं बेसिकली क्या, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय यानी मिड हिमालय। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिड हिमालय को और किन नामों से जानते हैं। तो मिड हिमालय को निम्न हिमालय के साथ साथ लघु या लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो लघु या लेसर हिमालय, इसके अलावा ठीक है, मध्य हिमालय तो बोलिए, निम्न हिमालय भी बोलते हैं, लघु या लेसर हिमालय कहते हैं, ठीक। और वहीं केंद्रवर्ती हिमालय महान हिमालय को कहते हैं, और इसके अलावा इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसे आंतरिक हिमालय, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला में ग्रेट हिमालय की अवस्थिति सबसे आंतरिक भाग में है। देखिए सबसे अंदर में क्या है, ग्रेट हिमालय, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिएगा, और शिवालिक हिमालय की भी नाम याद रख लीजिएगा, इसे उप हिमालय कहते हैं, शिवालिक हिमालय को उप हिमालय कहते हैं, पर्वत पदीय हिमालय भी कहते हैं, और इसे बाह्य हिमालय जैसे नामों से भी जाना जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी प्रश्न अगर ऐसा आए कि मध्य हिमालय ना लिखते हुए कुछ और नाम लिखे, निम्न की जगह लघु या लेसर हिमालय भी लिख सकता है, तो आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि भाई यही मध्य हिमालय है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न हिमालय। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से कथन नाथुला दर्रे के बारे में सही है। सिक्किम के नाथुला दर्रे के बारे में पूछा जा रहा है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है, ठीक है, ये भी सही है। यह वर्ष 2006 में फिर से खोला गया। फिर से खोला गया मतलब कब बंद हुआ, 1962 में जब इंडिया चाइना क्या हुआ, वॉर हुआ, तो वॉर के बाद इस दर्रे को व्यापार के लिए बंद कर दिया गया, और आगे चल के 2006 में इस दर्रे को ओपन किया गया व्यापार के लिए, और साथ ही साथ इस दर्रे से 2006 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाना शुरू हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो पहले उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होती थी, वो 2006 के बाद से सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी की जाने लगी। तो 2006 के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा नाथुला दर्रे से भी होने लगी, और उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा तो है ही। तो याद रखिएगा 2006 में इसे फिर से खोला गया व्यापार के लिए, तो ये भी सही है। यानी नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, इसका मतलब तीनों सही हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, कृत्रिम झील, बैकाल, वुलर, गोविंद सागर और राणा प्रताप सागर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, गोविंद सागर जो जलाशय है, जो याद रखिएगा सतलज नदी का हिमाचल प्रदेश में जो भाखड़ा डैम बनाया गया है, उस भाखड़ा डैम पे जो जलाशय बनेगा उसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। ये भाखड़ा डैम 226 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है, डैम। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, भाखड़ा डैम, 226 मीटर की ऊंचाई से, और इस पे बनाया गया जलाशय गोविंद सागर जलाशय। ये सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये याद रखिएगा।
उसके बाद अगला बात करते हैं राज्य समूह जिनमें मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। हमें बतानी है कि मणिपुर किन किन राज्यों से लगी हुई है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ये असम है, ये मेघालय है, यहां पर ये नागालैंड, ये है मणिपुर और ये है आपका मिजोरम और ये हो गया आपका त्रिपुरा। अब आप देख के बताइए कि किससे लगा हुआ है। ये देखिए मणिपुर किससे लगा हुआ है, नागालैंड से, मिजोरम से और असम से। तो नागालैंड, असम और मिजोरम, देखिए यहां पे नागालैंड, असम और मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। डायग्राम बना लेंगे तो आप बता पाएंगे कि कौन से राज्य किस किस से लगे हुए हैं। डायग्राम बनाना जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका तमिलनाडु, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका केरल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि तमिलनाडु में स्थित है क्या, पुदुचेरी, और पूछ ये रहा है कि पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती। तो आपको लगता है कि भाई लगती तो तमिलनाडु के साथ है, अब किसके साथ नहीं लगती, तो भैया ये तीन तीन नाम दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पुदुचेरी जो एक आपका फ्रांसीसी क्षेत्र है, पुदुचेरी जो आपका एक फ्रांसीसी क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा ये फ्रांसीसी क्षेत्र पुदुचेरी से पुदुचेरी तक सीमित नहीं है। आजादी के टाइम पे 5 फ्रांसीसी क्षेत्र को हमने भारत में मिलाया था। पहला पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में एक है यनम, केरल में एक क्षेत्र है माहे और पुदुचेरी के नीचे एक क्षेत्र है जिसका नाम है कराईकल। कराईकल, तो ये 4 क्षेत्र और एक हो गया पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर भी एक फ्रांसीसी क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर, ध्यान दीजिएगा जब चंद्रनगर जो फ्रांसीसी क्षेत्र है उसको जब हमने फ्रांसीसी छीना तो पश्चिम बंगाल में मिला लिया। इसके अलावा बचे 4 क्षेत्र, एक यनम, एक माहे, एक कराईकल और एक पांडिचेरी। इन चारों को मिलाकर एक पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसमें ये तीनों क्षेत्र को भी पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया गया। तो ऐसा नहीं कि पांडिचेरी सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में है, बल्कि पांडिचेरी यानी पुदुचेरी जो है वो आंध्र प्रदेश का यनम भी उसमें शामिल है, केरल का माहे भी शामिल है और कराईकल भी उसमें शामिल है। यानी आंध्र प्रदेश का यनम ये भी पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है। यहां पे साफ साफ पूछ रहा है, पांडिचेरी नहीं पूछ रहा है, पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है जिसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 और क्षेत्र, मतलब 4 क्षेत्र जुड़ते हैं टोटल। तो आंध्र प्रदेश का यनम याद रखे, केरल का माहे याद रखेगा और तमिलनाडु में 2, एक आपका पुदुचेरी और दूसरा नाम याद रखेगा क्या, कराईकल। इस हिसाब से यहां पर कर्नाटक जो है वो किसी प्रकार से पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी से नहीं जुड़ता। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है कि भारतीय सीमा समुद्र के अंतर्गत 18 समुद्री मील तक विस्तृत है। जबकि भारत की बात करें तो यहां पर देखिएगा कि सबसे पहले 0 से 12 नॉटिकल माइल, फिर 12 से 24 नॉटिकल माइल और 24 से 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र जो है वो भारत के जल क्षेत्र यानी कि समुद्री सीमा, समुद्री क्या बोलना चाहिए, देखिए समुद्री सीमा अलग हो जाती है, समुद्री क्षेत्र बोलना होगा आपको, ठीक है, समुद्री क्षेत्र बोलना होगा। समुद्री सीमा तो हमारी तट से लगने वाली समुद्री सीमा होती है। तो जल क्षेत्र की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, भारत के जल क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका प्रादेशिक जल क्षेत्र, उसके बाद ये है आपका संलग्न क्षेत्र और ये हो गया आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अच्छे से याद रखिएगा 3, प्रादेशिक जल क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस एरिया और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहां तक की ही बात कर रहा है, 18 नॉटिकल मील की बात कर रहा है। ये सब नॉटिकल मील में है, ये सब नॉटिकल मील में है। ध्यान रखिएगा, 1 मील इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर स्थल में, और वही अगर हम सागर में देखें तो 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे इस बात का कि समुद्र की नॉटिकल मील, मतलब समुद्र में आप मील नहीं बोलेंगे, आप नॉटिकल मील बोलेंगे, और स्थल में सिर्फ मील की बात करेंगे। तो 1 मील इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर और 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। तो 18 समुद्री मील नहीं बल्कि 200 नॉटिकल मील यानी समुद्री मील तक हमारा समुद्री सीमा जो है, भारतीय समुद्री सीमा जो है वो है। और दूसरा पूरा भारत का दक्षिणी भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, और उत्तरी भाग जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भाई ये सरासर गलत है। क्यों? याद रखिएगा, हिमालय पर्वत की वजह से ठंडी हवाएं हमारे भारत में आ नहीं पाती, इसलिए भारत कौन से कटिबंध को दर्शाता है? उष्ण कटिबंध को दर्शाता है। और उष्ण कटिबंध को 2 भागों में बांटा गया है। जो 0 से 23.5 का कटिबंध, जो उष्ण कहते हैं ना जिसको, उसे 2 भागों में बांटा गया है। 12 डिग्री जो है उसको 2 भागों में बांटती है। नीचे वाले को उष्ण कहा जाता है, तो उसके ऊपर वाले को उपोष्ण कहा जाता है। ये आप समझ ले। और इतना ही नहीं, इसके बाद और ध्यान रखें कि 66.5 तक के कटिबंध को बोलते हैं शीतोष्ण। और यहां पे कौन सी डिग्री? 45 डिग्री, क्योंकि 23.5 और 66.5 90 होता है, उसका आधा 45 होता है। 45 डिग्री शीतोष्ण कटिबंध को 2 भागों में बांटती है। एक शीतोष्ण और दूसरा हो गया आपका समशीतोष्ण। और 66.5 से जो 90 तक का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है शीत कटिबंध। यानी कि ये हो गया उष्ण, ये हो गया उपोष्ण, ये हो गया शीतोष्ण, इसे कहेंगे समशीतोष्ण, और ये हो गया शीत। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी पे 5 ताप कटिबंध क्या है? कार्यरत है। 5 ताप कटिबंध होते हैं। 0 से 12 उष्ण, 12 से 23.5 उपोष्ण, 23.5 से 45 शीतोष्ण, 45 66.5 समशीतोष्ण और 66.5 से 90 शीत कटिबंध। चूंकि हमारा भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। इस हिसाब से 0 से 12, 12 से 23.5 और 23.5 से 45 3 कटिबंध देखने को मिलेंगे। कौन कौन से 3 कटिबंध? उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। बजाय इसके भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु को दर्शाता है। कारण है हिमालय। हिमालय जो है वो तिब्बत से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है और भारत को उष्ण बनाए रखता है। अब चूंकि भारत उष्ण है तो उसमें भी कर्क रेखा के ऊपर जो उत्तर भारत है और कर्क रेखा के नीचे का दक्षिण भारत की अगर तुलना करें तो इक्वेटर से ज्यादा नजदीक दक्षिण भारत होने की वजह से वो ज्यादा गर्म होगा, इसलिए उष्ण। और उत्तर भारत जो है वो इक्वेटर से दूर होने की वजह से वो उपोष्ण कटिबंध को दर्शाता है। लॉजिकली देखेंगे अगर आप तो दक्षिण भारत उष्ण और उत्तर भारत उपोष्ण कटिबंध को दर्शाता है। यहां कह रहा है दक्षिण भारत जो है या दक्षिणी भाग जो है वो उपोष्ण और उत्तर भारत को उष्ण कटिबंध। तो सरासर ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो उत्तर भारत जो है उपोष्ण और दक्षिण भारत जो है वो उष्ण है। इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत हुए, तो न तो 1 न तो 2। इसका सही जवाब है न तो 1 न तो 2। ये भी बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के भामर प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार करिए। यहां पर भामर प्रदेश की बात आ गई। अगर आपने भामर प्रदेश के बारे में जानते हो, देखिए यहां भामर लिखकर यहां भाबर लिखा है, तो समझिएगा ये कि चाहे भामर लिखो, भाभर लिखो या भाबर लिखो, मतलब सेम टू सेम, मतलब सेम है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह तराई प्रदेश के दक्षिण का वह भाग है जहां तराई के विलुप्त नदियां पुनः भूतल पर प्रकट होती है। सरासर गलत। क्यों गलत? चलो आते हैं समझते हैं।
ये जो आखिरी वाला शिवालिक हिमालय है, वहां से आने वाली नदी अपने साथ कंकड़ पत्थरों को भी साथ लाती है। क्यों? क्योंकि शिवालिक हिमालय की ये जो उत्तरी ढाल है ना, ये मंद होती है और ये जो आपका दक्षिणी ढाल है ये तीव्र होती है। इस लिहाज से शिवालिक हिमालय की नदी या हिमालय की नदी जो ऊपर से आ रही है, वो तीव्र ढाल की वजह से अपने साथ कंकड़ पत्थरों को भी लाएगी, बारीक मिट्टी भी लाएगी, कंकड़ पत्थरों को भी लाएगी। और जब हम नीचे आते हैं तो पर्वत के नीचे वाले प्रदेश को बोलते हैं पर्वत का पदीय प्रदेश, यानी पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं। पर्वत के नीचे वाले प्रदेश को पर्वत पदीय प्रदेश कहते हैं, जो जुड़ता है इस मैदान से और इस पर्वत से, ये जुड़ता है इस तरीके से। यानी कि ये इस टाइप का नहीं बल्कि एक कर्व शेप में यहां पर होता है। तो शिवालिक हिमालय की नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थरों को जब बहा कर लाएगी तो ढाल के कम होने की वजह से उन कंकड़ पत्थरों का परिवहन नहीं कर पाएगी और यहीं पर उसको क्या कर देगी, छोड़ देगी। तो जो शिवालिक हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, वहां पर कंकड़ पत्थर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, भामर कहते हैं। तो भामर के बारे में सबसे पहली लाइन बता दीजिएगा, शिवालिक हिमालय। अब एक बात और समझिएगा, यहां पर कंकड़ पत्थर का जमाव जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन इसके अलावा यहां पर इनकी अपनी एक आकृति भी बनती है। आकृति कैसी? याद रखिए, चाहे ग्रेट हिमालय हो, मिड हिमालय या शिवालिक हिमालय हो, नदी को बहना तो पर्वतों के बीच से ही है। और जब नदी पर्वतों के बीच से बहेगी तो ये वाला एरिया जिसे मैं कह रहा हूं पर्वत पदीय प्रदेश, यानी कि ये वाला एरिया पर्वत पदीय प्रदेश वाला एरिया, जहां पे नदी अपने साथ जो कंकड़ पत्थरों को लाएगी वो यहां पर। अब दो चीजें और समझिएगा, जब इस पर्वत पदीय प्रदेश की ये देखिए ढाल की अगर हम बात करें, ढाल ऐसी तीव्र है या ढाल ऐसी है? ढाल अगर थोड़ी क्या है, मंद है। पर्वत पदीय प्रदेश की ढाल अगर थोड़ी सी तीव्र है, तीव्र मतलब मंद नहीं होगा, थोड़ा सा उससे ज्यादा स्लोप है। कंडीशन दो बनती है कि पर्वत पदीय प्रदेश की ढाल या तो कम है या तो ज्यादा है। ढाल या तो कम है या तो ज्यादा, समझ लीजिएगा, काम आएगा आपके। तो जब ढाल ज्यादा होती है तो कंकड़ पत्थर सीधे नीचे की तरफ जाते हैं, बात समझना। तो सीधे नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक आकृति बनेगी, कंकड़ पत्थर देखिए जमा हो रहे हैं। ये आकृति जो बन रही है इसको बोलते हैं, इसको बेसिकली बोलते हैं क्या, शंकु। इसको क्या आकृति बोलेंगे, शंकु। और ये शंकु क्या कहलाएगी, जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कंकड़ पत्थर किनके द्वारा बहाकर लाए जा रहे हैं, जल के द्वारा। तो जल के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद को ही तो क्या बोलते हैं, जलोढ़ कहते हैं। और वही हिम के द्वारा, बर्फ के द्वारा बहाकर लाए हुए अवसाद को क्या बोलते हैं, हिमोट कहते हैं। तो बहुत आसान है कि यही नहीं कि जलोढ़ सिर्फ बारीक मिट्टी को कहते हैं, सिर्फ बारीक मृदा ही जलोढ़ कहलाती है ऐसा नहीं है। जलोढ़ उपजाऊ होती है ऐसा भी नहीं है। जलोढ़ हर उस चीज को बोलेंगे जो नदी अपने साथ बहाकर लाती है, हर उस अवसाद को जो नदी अपने साथ बहाकर लाती है उसे जलोढ़ कहते हैं। तो ये हो गया बेसिकली जलोढ़ शंकु। कब, किस कंडीशन में, जब ढाल कैसी है, थोड़ी ज्यादा है, तो वो सीधा कंकड़ पत्थर नीचे की तरफ आएंगे। और अगर ढाल कम है तो जैसे पानी जब ढाल ज्यादा होती है सीधी नीचे जाती है, और ढाल कम होने से पानी फैल जाता है। इस हिसाब से एक अगले डायग्राम में देखिएगा, ग्रेट, मिड या शिवालिक हो, ये जो नदी आएगी ढाल ज्यादा होने की वजह से इनके जो कंकड़ पत्थर है ना वो क्या होंगे, फैलेंगे। ज्यादा ढाल है नहीं तो सीधा नीचे नहीं जाएंगे, इस तरीके से फैल जाएगी। तो आपने कभी पुराने टाइम पे ऐसा पंखे चलाए हैं इस टाइप के, ठीक है, या फिर इस टाइप का ले लो पंखा। तो ये बेसिकली जो इसी टाइप का ले लो, ये जो पंखा बन रहा है और थोड़ा सा फैला लो, इसको और फैला लो, तो ये जो पंखा बन रहा है पुराने टाइम का या जिस टाइम का भी देखो, तो ये बेसिकली क्या बन गया, पंखे जैसी आकृति बन गई। तो इसको बोलेंगे ये जलोढ़ का क्या है, पंख है। तो जलोढ़ पंख बनने की स्थिति और जलोढ़ शंकु बनने की स्थिति तो अलग अलग है। याद रखिएगा, ढाल के ज्यादा होने पर और ढाल के कम होने पर स्थितियां बदल जाती है। ढाल ज्यादा होने पर जलोढ़ शंकु और ढाल कम होने पर जलोढ़ पंख के आकार की आकृति बनती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आइए, वापस आइए, क्या बताना था मुझे, बताना यह था कि तराई प्रदेश के दक्षिण का वह भाग, तो तराई प्रदेश के दक्षिण का नहीं बल्कि शिवालिक हिमालय के दक्षिण का या पर्वत पदीय प्रदेश का वह भाग भामर कहलाता है, जहां पे तराई की विलुप्त नदियां पुनः भूतल पर प्रकट होती है। तो तराई की विलुप्त नदियां नहीं बल्कि भामर में विलुप्त नदियां, मतलब यह है कि
भामर की विलुप्त नदियां पुनः तराई में प्रकट होती। मतलब कुछ भी लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया है तो गलत है, ये सब पहले स्टेटमेंट ही गलत है। तो ये समझ लीजिएगा कि शिवालिक, देखिए तराई प्रदेश के दक्षिण में, तराई प्रदेश शिवालिक हिमालय के दक्षिण में पर्वतपदी प्रदेश में शिवालिक। अब देखिए भामर के बारे में क्या लिखेंगे, अब देखिए भामर के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन समझ लीजिएगा कि शिवालिक हिमालय के पर्वतपदीय प्रदेश में, शिवालिक हिमालय के पर्वतपदीय प्रदेश में जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख के आकार की, पंख के आकार की आकृति को क्या कहा जाता है तो बता दीजिएगा, भामर कहते हैं। बात खत्म हो गई। दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि जो पर्वतपदी प्रदेश में जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख के आकार की आकृति भामर कहते हैं। दूसरा बता दीजिएगा कि शिवालिक हिमालय के पर्वतपदी प्रदेश में ढाल के कम होने कारण या मंद होने के कारण नदी जो है वो कंकड़ पत्थरों का परिवहन नहीं कर पाती, कंकड़ पत्थरों का परिवहन नहीं कर पाती, इसलिए भामर एक कैसी संरचना है तो कंकड़ पत्थर युक्त संरचना है। तो बता दीजिएगा, तो बेसिकली भामर एक कंकड़ पत्थर की संरचना हो गई। एक और पॉइंट याद रखिएगा, जब पर्वतपदी प्रदेश में कंकड़ पत्थरों का जमा होगा तो चूंकि कंकड़ पत्थर पारगम्य होते हैं, यानी यहां से जो नदी आएगी वो कंकड़ पत्थरों को पार करके नीचे नीचे चली जाएगी। तो ऊपर से देखने पर, मतलब यहां पर देखिएगा, ये जो नदी आ रही है वो यहां पर आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि नदी अंदर ही अंदर बह रही है। और उसके बाद जब भामर खत्म होगा तो उसके बाद की अगली संरचना होती है तराई। इस तराई में क्या होगी, पुनः यह नदी प्रकट होगी, तो पुनः यह नदी तराई में प्रकट होगी। तो आइए फिर से बात करते हैं। तराई प्रदेश के दक्षिण में भामर है, ये गलत है। हाँ, भामर के दक्षिण में तराई है, ये सही है। दूसरा, जहां तराई की विलुप्त नदियां पुनः भूतल पर प्रकट होती है, नहीं, भामर की विलुप्त नदियां, भामर में या शिवालिक हिमालय नदियां जो भामर में विलुप्त होती है, और हालांकि विलुप्त नहीं कहना चाहिए, विलुप्त हमेशा के लिए खत्म होना, भामर की जो लुप्त नदियां हैं वो पुनः तराई पर क्या होती है, भूतल मतलब तराई पर पुनः प्रकट होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया। दूसरा, भाबर प्रदेश में नदियों द्वारा पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। पारगम्य चट्टानों का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर जमा होते हैं ना, वो पारगम्य होते हैं। क्यों? क्योंकि जो नदी आती है वो इन्हीं के अंदर से ही क्या हो जाती है, बह जाती है। इस वजह से यहाँ पे पारगम्य चट्टान। अपारगम्य मतलब जो कंकड़ पत्थर जो जमेंगे उसे नदी पार नहीं कर पाएगी, वो होती है अपारगम्य। पारगम्य है मतलब अंदर से, चट्टानों के अंदर से रिश्ते रिश्ते पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए, ये पारगम्य चट्टानों निर्माण करती है, ये सही हो गया आपका। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। भामर प्रदेश में नदियों द्वारा पारगम्य चट्टान निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी केवल 2 ये सही हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, कुछ प्रश्न हमारे पास, 4 प्रश्न और बचे हुए, उसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। हिमालय के विस्तार से संबंधित युग्मों पर विचार करिए। पहला, पंजाब हिमालय, नेपाल, असम, 3 हिमालय की बात कर रहे हैं और उन नदियों को बताया जिनके बीच में ये हिमालय है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हिमालय की नदियों द्वारा बनाए गए गॉर्ज के आधार पर, नदियों द्वारा बनाए गए गॉर्ज के आधार पर हिमालय का क्या किया गया है, ऊर्ध्वाधर विभाजन किया गया है। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, हिमालय की नदियों द्वारा बनाया गया गॉर्ज के आधार पर। अब यहाँ पे गॉर्ज क्या होता है वो समझे। याद रखिएगा, जब पर्वतों के बीच की जो घाटी होती है ना, वहां पे जब नदी बहती है तो उस घाटी का क्या होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन 2 प्रकार के होता है, एक क्षैतिज प्रकार में और एक बता दीजिएगा ऊर्ध्वाधर में। क्षैतिज में जब काटेगी तो चौड़ी घाटी बनेगी, और जब ऊर्ध्वाधर काटेगी तो गहरी घाटी बनेगी। और एक टाइम पे एक ही होता है संभवतः। तो अगर गहरी घाटी बनेगी यानी ऊर्ध्वाधर काटेगी तो चौड़ी नहीं काटेगी, तो चौड़ी नहीं होगी तो कैसी होगी, सकरी होगी। तो सकरी होगी तो गहरी होगी। तो जो सकरी और गहरी घाटी होती है उसी को गॉर्ज कहते हैं। तो क्या बताएंगे कि हिमालय की घाटी क्षेत्र में जब नदियों ने हिमालय का जब घाटियों का ऊर्ध्वाधर काट करनी है, ऊर्ध्वाधर काटना है, तो एक सकरी
और गहरी घाटी का, सकरी और गहरी घाटी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे ही क्या कहते हैं, गॉर्ज कहा जाता है। बात खत्म हो गई। तो याद रखिएगा, इन गॉर्ज के आधार पर हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन किया गया है, जहां पर 1 2 3 4 5 पांच नदियों ने हिमालय को 4 भागों में क्या करना है, बांटना है, जिनमें पहला ये हो गई आपकी सिंधु नदी, ये हो गई सतलज नदी, ये हो गई काली नदी, ये हो गई तीस्ता नदी, और ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। ये हो गया आपका पंजाब हिमालय, ये हो गया आपका कुमायूं हिमालय, ये हो गया आपका नेपाल हिमालय, और ये हो गया आपका असम हिमालय। तो यहां पर अब आप देख लीजिए खुद, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच में, सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सही है। नेपाल हिमालय सतलज और काली के बीच में कुमायूं है, नेपाल नहीं, ये गलत हो गया। और असम हिमालय तीस्ता और तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही क्या बोला जाता है, दिहांग कहते हैं। कब कहां ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानते हैं, बाद में कोई मौका मिलेगा तो बात करेंगे। असम हिमालय, तो ये आपका सही हो गया, ये भी सही हो गया। तो दूसरा आपका गलत है, तो पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन में देखिए पहला तीसरा जो है ऑप्शन नंबर सी, ये सही जवाब है। बात खत्म। फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के पश्चिमी घाट में स्थानीय वृक्षों की छाया में उगने वाली कॉफी की किस्में, कॉफी की 2 किस्में होती है, रोबस्टा और अरेबिका, किसानों के साथ साथ पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों को लाभ प्रदान करती है, जैव विविधता को बढ़ावा देती है, सही हो गया। उसके बाद अरेबिका कॉफी उत्पादन कृषकों के लिए लाभदायक है, जो कि प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपए के लगभग रिटर्न प्रदान करती है। ठीक है, तो चलिए ये भी सही हो गया। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो पहला दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करिए। पहला, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान में है। गलत, दक्षिणतम बिंदु बोल रहे हैं ना। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार के नीचे होगा, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अंडमान निकोबार में अंडमान के 4 भाग हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। निकोबार के 3 भाग हैं, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट या महान निकोबार। अब बात है, अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की जो इंदिरा पॉइंट है, तो दक्षिणी बिंदु कहां होगा, ग्रेट निकोबार के नीचे होगा ना। तो ये दक्षिणी अंडमान लिखकर क्या कर रहा है, दक्षिणी अंडमान लिखकर गलत कर दिया ना, तो बस गलत हो गया। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अंडमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है, बिल्कुल है, नाम है क्या, पोर्ट ब्लेयर। उत्तरी अंडमान में याद रखिएगा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है जिसका नाम है नारकोंडम। मध्य अंडमान में सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। दक्षिण अंडमान में राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर है, दक्षिणी अंडमान में है, ये सही हो गया। तीसरा, बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, लक्षद्वीप में है। क्या बात करते हैं यार, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप कहां पर है, मध्य अंडमान में है, लक्षद्वीप में नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही सिर्फ क्या है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट दूसरा जो सही है वो सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 82.5 डिग्री 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनके नाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गुजरात नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया।
चलिए, अब दूसरा यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि भारत के 7 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करते। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को स्पर्श 7 राज्य नहीं करते कि और भी राज्य हैं जो स्पर्श नहीं करते, वो कैसे पता चलेगा? जब 28 राज्य है हमारे पास, जिनमें 16 राज्य जो है वो, देखिए 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो राज्यों की बात कर 16 राज्य बनाते हैं, तो 16 माइनस कर दो, तो जितने बचेंगे वो नहीं बनाते। सिंपल सी बात है। तो देखिए, अगर 16 माइनस कर दोगे तो 12 राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते, और यहां कह रहा है 7 राज्य नहीं बनाते, तो गलत हो गया ये। 7 राज्य नहीं, अगर लिखा होता 12 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते तो बिल्कुल सही होता। 28 राज्यों में 16 राज्य अगर स्पर्श कर रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, तो 12 राज्य स्पर्श नहीं करते, तो 7 गलत हो गया। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौते में निर्धारित की गई थी, बिल्कुल सही है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहां पर तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है, तो तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा एक छोटा सा एमसीक्यूज की एक प्रैक्टिस थी सीजीपीएससी प्री को लेकर। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वो जो 2 नोटिफिकेशन की मैंने बात की थी, 2 इंफॉर्मेशन की बात की थी, उसको ध्यान में रखिएगा। एक 19 तारीख की सीजीपीएससी प्री की बैच और एक 23 तारीख की सीजी व्यापम की बैच, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आए और हमसे बात करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।